नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो काफ़ी दिन बाद देखने के लिए वीडियो मिल रहा है। इसके पहले मैंने और बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं किया है। कुछ दिन मैं अपने काम में बिजी होने के कारण मैं बहुत सारा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया पर डे। ठीक है। लेकिन आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ जो जूलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सेकंड सेमेस्टर BSc का, राइट ना। और अब हम डेली क्लासेस करेंगे कि हमारे पास टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, क्या क्या सब्जेक्ट है ना। और उनका सिलेबस। तो आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस देखेंगे इनके। इनके पहले एक और हमने जो वीडियो अपलोड किया है उनमें हमने बताया है कि आपको जो क्लासेस है कब से स्टार्ट होगा। और रही बात आपका जो एग्जाम हो रहा है, एक 25 को है, एक 28 को है, और कुछ बच्चे का और आगे भी है जो अलग अलग सब्जेक्ट जी और भी में लिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्सिमम जो पेपर होगा 25 और 28 को लगभग खत्म हो जा रहे हैं। इसको अगर देखें तो हमारा जो पढ़ाई है वो कब स्टार्ट होगा, तो इनका पढ़ाई मुश्किल से, इसमें छुट्टी का कोई चांसेस है ही नहीं। सेमेस्टर का जो एग्जाम है ये फरवरी का महीना तो चला गया, अब आ जाएगा हमारे पास कौन सा महीना आ जाएगा, अब मार्च महीना आ जाएगा, है ना। तो मार्च महीने में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो काफी कम समय हमारे पास। मार्च के बाद तुरंत तुरंत अप्रैल आ जाएगा, मई जून आ जाएगा, और जून के लास्ट में एग्जाम आपके देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ये कुल मिला के देखें तो सेमेस्टर में टाइम रहता ही नहीं है। कैसे कैसे टाइम चला जाता है आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट ना। तो कुल मिला के ये देखें तो आपको बिल्कुल छुट्टी तो नहीं मिलेगा। 2-4 दिन आप रिलैक्स कर सकते हैं एग्जाम के बाद, मुश्किल से 4-6 दिन रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आप छुट्टी इस तरह से, अगर आप गर्मी छुट्टी लेना चाहें जैसे ईयरली एग्जाम होता है, तो गर्मी छुट्टी ऐसा मिलेगा क्या? नहीं। तो ऐसा छुट्टी इसमें कोई चांसेस रहते नहीं है। 2-4 दिन अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं जो भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो अपने घर आते हैं तो एक का हफ्ता के लिए अगर आप आना जाना कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो अब हमारा जो क्लास चलेगा, कंटिन्यू क्लास चलेगा, ठीक है। जिनमें सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, जंतु विज्ञान सब्जेक्ट है, सेकंड सेमेस्टर BSc का। तो उनका सिलेबस कैसा है, उनका पैटर्न कैसा है, तो उनको आज हम लोग देखने वाले हैं। अगर फ्रेंड आप हमारे चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो रहेगा वो घर बैठे आपको ऑनलाइन के माध्यम से मिलेगा, राइट ना। नो डाउट आपको सीखने के लिए तो चीज़ें मिलेगा ही मिलेगा। आप अच्छे से कर सकते हैं अगर घर में डेली अगर इस तरह की पढ़ाई करते हैं, तो नो डाउट आपका नॉलेज लेवल काफ़ी अच्छा बढ़ेगा, राइट ना। तो इन सभी चीज़ों को आप पढ़ें, और जो भी आपका बॉटनी है, जूलॉजी, केमिस्ट्री, और जो हिंदी इंग्लिश है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो, जो बच्चे BSc में थे वो इंग्लिश लेके पढ़े फाउंडेशन कोर्स में, और जो बच्चे BA थे वो हिंदी लेके पढ़े। अब जस्ट उल्टा होगा। कैसे उल्टा होगा? जो बच्चे अब सेकंड सेमेस्टर में आएंगे BSc वाले, तो वो बच्चे हिंदी लेके पढ़ेंगे, और जो बच्चे BA वाले सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तो वो आपका इंग्लिश लेके पढ़ेंगे। यही दोनों में फर्क है कि दोनों सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश का वो चेंज हो जाता है। ठीक है। तो बाकी सभी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काफ़ी अच्छा लगेगा ये वीडियो। रही बात आपका रिजल्ट कब आएगा, है ना। तो रिजल्ट का बात अगर हम लोग करें तो मुझे लगता है ये मार्च के लास्ट में तो शायद है ना। ये आपका अप्रैल में रिजल्ट आएगा। अगर आप रिजल्ट का वेट करते रहेंगे तो आपको पूरा अप्रैल का महीना आ जाएगा, और ऐसा तो है नहीं कि आप फेल हो जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा डरने का बात नहीं है, आपको कंटिन्यू पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है। तो कुल मिला के ये देखें कि आपको जो रिजल्ट है उनका वेट नहीं करना है, ठीक है। अपना इधर का जो पढ़ाई है उनको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपका जो रिजल्ट होगा वो अप्रैल में ही आएगा, मार्च में तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। इतने सारे स्टूडेंट है, हर बच्चे का डिटेल रखना वहाँ पर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, सारा चीज़ कहीं ना कहीं बड़ा काम है, तो टाइम थोड़ा तो लगता ही है। ठीक है। चेक होने में भी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है ये कम से कम 10-15 अप्रैल के आसपास ही आपका रिजल्ट देगा। मुझे लगता है 1 से 1.5 महीना उनको बिल्कुल वक्त चाहिए ही चाहिए, है ना। और ये फरवरी का महीना तो चला गया लगभग, है ना। अभी आपका मार्च का महीना आने वाला है कुछ दिन बाद में, फिर आपका अप्रैल आ जाएगा। तो अप्रैल, 15 अप्रैल, 10 अप्रैल के आसपास में सभी का रिजल्ट है ना अनाउंस किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आपके पास समय बहुत कम है ना। तो आपको रिजल्ट का वेट तो करना ही नहीं है। अगर आप रिजल्ट का वेट अगर आप कर रहे हैं तो आप मुश्किल में फंस जाएंगे भाई, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऐसा काम आपको नहीं करना है। आप अगले जो सेमेस्टर का पढ़ाई उनको कंटिन्यू रखना है, ताकि इसलिए हम अच्छा से कवर कर सके, अच्छा नंबर ला सके। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको
ये जो सब्जेक्ट है उनका कम से कम आपको सिलेबस मालूम हो जाएगी। अगला जो सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, जो बहुत गर्मी का दिन चलेगा, पढ़ाई करने में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा, तो वो चीज़ पढ़ने के लिए आपको एक समय चाहिए। तो जैसे आपका पेपर होगा तुरंत आप ऑनलाइन क्लास से या ऑफलाइन क्लास से जुड़ जाएंगे। कॉलेज में पढ़ाई करा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा है। अगर नहीं करा रहे हैं कोई भी महाविद्यालय में जहाँ आप पढ़ रहे हैं, मतलब नहीं करा रहे हैं कहने का मतलब अगर ठीक से आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या आप कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से हम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, है ना। इसका फायदा ये होगा कि आप सिस्टमेटिक तरीके से आप चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना, राइट ना। देखते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का पेपर है, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ आप भारत देश में कहीं भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, क्योंकि एनईपी का मतलब होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, भारत के हर स्थान से पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेबस सेम यही है। तो हर बच्चा इनको पढ़ सकता है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, उनका भी सिलेबस सेम है। आप देख लीजिए एक बार अपने जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ का साइड में जाके देख लीजिएगा कि आपका सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो कैसा है, राइट ना। चलिए बच्चों, वीडियो को हम लोग आगे देखते हैं। जंतु विज्ञान है आपका, जूलॉजी का सेकंड सेमेस्टर है। ये आप देख सकते हैं कितना कितना क्रेडिट दिया जाना है, ये पूरा आपको मिलेगा। हम इनको नहीं देखेंगे, हम ये नीचे को देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा जो यूनिट है, ठीक है, 45 घंटा का है, यहाँ पर बोल रहे हैं। देखते हैं, पहला यूनिट है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में क्या है, आपका सेल मेम्ब्रेन आएगा, कोशिका झिल्ली आएगा, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर सेल आएगा, है ना। तो ये हमारा पहला यूनिट दिया हुआ है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे ओरिजिन कैसे हुआ उनका, स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, लिपिड जो लेयर होते हैं कैसे होते हैं, और इसके लिए जो क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन को समझाने के लिए अलग अलग वहाँ पर सिद्धांत दिए गए हैं, उनको हमको बताना होगा। और नो डाउट बच्चे, आपने अगर 11वीं 12वीं पढ़ा है तो वहीं का आपका बायोलॉजी का पूरा पार्ट को शामिल किया गया है। अगर आप 11वीं 12वीं अच्छे से अगर आपने पढ़ा होगा तो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पूरा आपका वहीं से कवर होने वाला है, तो इसमें डरने का बात नहीं है। बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से, और हमारे वीडियो के साथ आपको जुड़े रहना पड़ेगा, और जो भी आपके फ्रेंड होंगे उनको आप बच्चों शेयर कर देंगे। दूसरा हमारा जो यूनिट है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर है, सेल ऑर्गेन्यूल्स है, देखेंगे। तीसरा हमारा जो यूनिट है न्यूक्लियर है, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल डिवीजन दिया हुआ है, उनका साइज क्या होते हैं, जो कोशिका होते हैं उनका साइज क्या चीज़ होते हैं, उनका शेप क्या होते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, तो ये सभी चीज़ को हम देखेंगे। चौथा इनका इंट्रोडक्शन क्या दिया है, टिश्यू का इंट्रोडक्शन है ना। और लास्ट है इनका कीवर्ड दिया हुआ है कि उनके बारे में हम कीवर्ड क्या निकालेंगे। अगर हम इनका पैटर्न का बात करें बच्चों, तो इनका पैटर्न सेम जैसे आप पहला सेम में दिए थे वैसे हैं। 100 नंबर का टोटल पेपर होना है, जिसमें 30 नंबर इंटरनल होगा, और असाइनमेंट के बेस पर यहाँ 30 नंबर रहेगा, 70 नंबर का पेपर होगा। 70 नंबर का जो पेपर होगा वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, जैसे आपने शुरू सेमेस्टर दिला लिया है तो ज़्यादा मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा है कि 10 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, एक एक नंबर का, और यहाँ पर 20 नंबर का आपका 5 × 4 है, आपको 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा 4 4 नंबर का। और यहाँ पर 10 10 नंबर के 4 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, कुल मिला के यहाँ 40 नंबर है। अब ये टोटल हो जाते हैं आपके पास 100 नंबर, 70 इधर और 30 उधर, टोटल मिला के 100 नंबर। थोड़ा हिंदी में भी देखते हैं क्या बोला गया है। कोशिका संरचना क्या होते हैं, कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, और अतिरिक्त नाभिकीय कोशिकांग क्या होते हैं। अब ये बच्चों, कोशिकांग का मतलब क्या होते हैं, कोशिकांग का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, कोशिका का पावर हाउस जिसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और आपका अंदर में जितना है गल्जी गाय है, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, और केंद्रक केंद्रिका है, ये सभी आ जाएंगे उनके कोशिकांग में। और दूसरा हमारा जो यूनिट है अतिरिक्त नाभिकीय कोशिकांग क्या चीज होते हैं, उनको हमको बताना है। तीसरा यूनिट है नाभिकीय संगठन एवं कोशिका विभाजन। सबसे पहले आपको आज की वीडियो में समझना है कि इनका सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। तो इनके मेन, इनका जो हेडिंग है, टॉपिक है, इनको आप पहले समझेंगे, उसके बाद आप बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं चौथा हमारा जो यूनिट है वो क्या दिया हुआ है। चौथा यूनिट है हमारे पास जंतु ऊतक। हम जो टिश्यू होते हैं, जो एनिमल्स है या जो भी जीव है, उनमें जंतु कोशिका में जो ऊतक भी पाए जाते हैं, ये कैसे होते हैं, ये हमको देखना है। पहला जो हमारा यूनिट है उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। तो सिर्फ आज हम लोग देखेंगे कि एक एक यूनिट में कितना दिया हुआ है और कितना इसका चैप्टर है, उनको देखेंगे। तो एक यूनिट के अंतर्गत कितना चैप्टर है उनको हमको देखना है। और अगले वाला जब भी वीडियो आएगा तो जो जो इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उनको हम लोग अच्छे से कवर करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो अगर अच्छा लगे बच्चों तो इनको कमेंट करते जाइएगा, और
आप नोट्स रखिए पास में अपने, और इनको समझते भी जाना है, एक बार आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। सब चीज़ तो ऐसा है कि आजकल ऑनलाइन के ज़माना है, पढ़ना चाहिए बच्चे को। देखिए पहला यूनिट का पहला हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट में यहाँ पर दिया हुआ है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं, इनको हमको बताना है। अभी हम अंदर में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ हम देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका क्या होते हैं। मैं आपको ऊपर से बता रहा हूँ प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक जो विकसित प्राणी नहीं होते हैं, और यूकैरियोटिक जैसे मनुष्य है जिनमें हड्डी पाए जाते हैं, ये जो विकसित प्राणी है, बहुकोशिकीय जीव है, उनको हम लोग यूकैरियोटिक कहते हैं, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को हम लोग उसमें रखे गए हैं। कोशिका का इतिहास क्या है, इनके बारे में हमको पढ़ना होगा। आप पढ़े हुए हैं 11वीं 12वीं में, वही सब चीज है। लिविन हाक ने क्या कहा था, कोशिका के पीछे उनके बारे में बताना है, कोशिका का परिभाषा आपको देना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइक्रोस्कोप में इन्होंने देखा तो कैसे दिखाई दिया कोशिका। कोशिका का अलग अलग सिद्धांत है बच्चों, ये क्या क्या बोले गए हैं, स्लीडन ने क्या कहा है, अलग अलग जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने क्या कहे हैं। और यहाँ पर कोशिका के बारे में हमको बताना है कि कोशिका के उनकी विशेषता क्या क्या है, उनको हमको बताना है। कोशिका सिद्धांत के कुछ अपवाद भी है, इसको भी हमको बताना है। अब ये कोशिका क्या होते हैं, इनको हमको हर चीज को पढ़ना पड़ेगा। काफी अच्छा है, यहाँ आप पढ़ लेते हैं तो एमएससी में बहुत काम आएगा आपका, है ना। ये कोशिका का विशेषता यहाँ पर है, कोशिका क्या होते हैं, बहुत अच्छा है, आप पढ़ते जाएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए और देखते हैं, कोशिका का जो साइज होते हैं, अमाप होते हैं, उनको हमको बताना है। अलग अलग जो जीव है उनमें अलग अलग यहाँ पर इनका साइज दिया गया है, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं, ये अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप के सेल है, देख सकते हैं आप। जो एक अंडे का जो सेल है वो कैसे होते हैं, और यहाँ पर अलग अलग जीव है, उनमें अलग अलग प्रकार के जो उनके शेप होते हैं, डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, यहाँ पर सेल होते हैं, उनको यहाँ पर दिया है। चलिए और देखते हैं, पूरा ये कोशिका के बारे में है। कोशिका के प्रकार कितने होते हैं, ये मैंने शुरू में बताया, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। फिर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे इनको, हर टॉपिक को अलग अलग सेपरेट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका के लक्षण क्या होते हैं, इनको हमको बताना है, काफी अच्छा है। चलिए थोड़ा से फास्ट चलते हैं, क्योंकि हमको सिलेबस देखना है आज की वीडियो में। लेकिन अंदर से आपको एक बात बताते मैं जा रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा, और ये स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा। सारा चीज आपका मेहनत का है और प्रैक्टिस का है। यूकैरियोटिक के लक्षण क्या होते हैं, ये भी अच्छा है। और ये आपका है यूकैरियोटिक सेल है, इनको बनाना पड़ता है। और यहाँ पर सेल्फ रेगुलेशन इन द सेल, जो सेल होते हैं उनमें सेल्फ रेगुलेशन क्या होते हैं, स्वतः नियमन क्या होते हैं, नियमन क्या होते हैं, उनको हमको बताना है। और ये अंतर है दोनों में, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, अगर आपने ऊपर पढ़ा है तो दोनों में आप अंतर आराम से निकाल सकते हैं। काफ़ी बड़ा सिलेबस है ना, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप इसीलिए देख लें ये वीडियो को भाई, क्योंकि अगर आप नहीं देखे हैं तो आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। आपको इतना डर होना चाहिए कि आप बीएससी सेकंड सेम में आ गए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस कितना बड़ा है। इसी से आपको मालूम हो जाएगा कि आपको पढ़ना कितना पड़ेगा। नहीं तो हम ऐसे घूमने का काम करते हैं, तो वो हमको नहीं करना है। दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहे हैं। कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं वो क्या क्या होते हैं, देख सकते हैं आप। माइटोकॉन्ड्रिया है, और गाल्जी का है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको हमने पहले बताया, और लाइसोसोम है, और राइबोसोम्स है। ये सभी चीज आप देख पा रहे हैं। तो ये हमारा पहला यूनिट पूरे सेल के बारे में दिए हुए हैं, ठीक है। और काफ़ी अच्छा भी है, कोशिका के बारे में यहाँ पर पूरा डिटेल किया गया है। काफ़ी नॉलेज की चीज़ है, आप नॉलेज के लिए पढ़ें अच्छे से, पढ़ने वाला बच्चा कभी नहीं छोड़ेगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर है। प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका झिल्ली क्या होते हैं, उनको हमको बताना है। तो भाई यहाँ पर कोशिका झिल्ली के बारे में, हर प्राणी के शरीर में प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली होते ही होते हैं। ये अलग अलग हमारे पास जो सिद्धांत दिए हुए हैं, अलग अलग वैज्ञानिक है, उनको बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, द्रव्य मोजाइक मॉडल है, दो स्तर मॉडल है ना। और यहाँ पर है माइसेलर या उप इकाई मॉडल है, प्लाज्मा झिल्ली के आणविक संरचना को बताने के लिए। तो ये वही चीज़ है जिसको हमने 11वीं 12वीं में पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, नहीं तो हमको इतना बड़ा वीडियो में इसको नहीं देना है, इसको छोटा वीडियो में देना है, ताकि 15-20 मिनट में आप पूरे सिलेबस को एक बार देख ही लें अच्छे से, ठीक है।
अभी आपको समझ में आ गया कि ये पूरे कोशिका के बारे में, सेल के बारे में दिए हुए हैं। जो हमारे शरीर के संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। हर प्राणी कोशिका से मिल के बने हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा इनका पार्ट है। देखिए तो कितना बड़ा सिलेबस है, ये देखिए कितना बड़ा सिलेबस है। लेकिन ये सभी को नहीं पढ़ना है, मैं जिसको बताऊंगा उसको आपको पढ़ते जाना है। तो इसका वीडियो हम हर जो पार्ट है इनका वीडियो हम बनाते जाएंगे। फिलहाल आज आप सिलेबस देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री सिलेबस इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि उसमें मैथ्स वाले बच्चे भी और बाकी और सब्जेक्ट वाले बच्चे भी उसमें शामिल रहते हैं। तो पहले हम केमिस्ट्री को कवर कर लेंगे, उसके बाद जूलॉजी, फिर बॉटनी, ऐसे कवर करेंगे जैसे भी, ठीक है। ये देखिए, आप पढ़ते भी जा सकते हैं थोड़ा रोक रोक के वीडियो को। अच्छा, ये प्रश्न उत्तर है। कोशिका का परिचय दीजिए और कोशिका की परिभाषा दीजिए। उनका परिभाषा देते हुए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका संरचना बताना है। जंतु कोशिका का संपूर्ण जो नामांकित चित्र हमको बताना होगा, ठीक है। ये सब प्रश्न है, इनके बहुत सारे प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा जो पहला हमारा पार्ट था ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा यूनिट में। तो अतिरिक्त नाभिकीय कोशिकांग क्या होते हैं, है ना। तो आर्गेन्यूल्स जो न्यूल्स जो होते हैं वो क्या चीज होते हैं? अतिरिक्त नाभिकीय कोशिकांग क्या होते हैं? ये हमारा दूसरा यूनिट है। तो राइबोसोम क्या होते हैं, उन्हीं का पार्ट आ गया। राइबोसोम का पार्ट आप देख पाएंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो आपका 70S और एक तो आपका 80S। 70S आपके दो भाग से मिलके बने होते हैं, 50S और 30S। काफी अच्छा है और आप समझेंगे भी, आपको मोटी मोटा एक आइडिया हो जाएगा। काफी अच्छा भी है और देखना भी चाहिए। आपको ये वीडियो नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। सब चीज छोड़ देंगे लेकिन ये वीडियो आप मत छोड़िए, ये आपके लिए है। काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर वीडियो को देख देख के अगर रोक लेते हैं तो देख के आप समझ सकते हैं चीजों को, कि आप जितना 11वीं 12वीं में पढ़े थे वही चीज हमको डिटेल बस करनी है। लाइसोसोम क्या होता है, इनको हमको पढ़ना है। काफी अच्छा है। चलिए और देखते हैं। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको आपने जो 11 12 क्लास में नहीं पढ़ा है। माइट्रोकांड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है माइट्रोकांड्रिया। इनको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट कराने वाले होते हैं हमारे पास माइट्रोकांड्रिया, और ये इनकी स्ट्रक्चर है माइट्रोकांड्रिया के। और ये इनको एफ पार्टिकल कहते हैं, F1 पार्टिकल कहते हैं। इनको बहुत हम लोग उस टाइम में पढ़ते थे, अपने जो क्लासेस थे। कोई चेंज नहीं हुआ है, उस तरीके से सबको पढ़े हैं हमने अच्छे से। और देखते हैं क्या चीज दिए हुए हैं यहाँ पर। माइट्रोकॉन्ड्रिया का जो रासायनिक संगठन होते हैं उनके कौन कौन से भाग हैं जो मिल करके बने होते हैं? प्रोटीन है, ग्लिसराइड है और कोलेस्ट्रॉल है। ये सभी चीज हैं जो उनको बनाने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। काफी अच्छा है। अगर फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट करना आप मत भूलना। इस तरह के आप चीज़ देख पा रहे हैं, आपको प्रेजेंट में कोई ऐसा वीडियो देगा नहीं जो पहले से पहले आपको जो इनका कंटेंट है उनको नहीं देगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले से पहले चीज़ को ज्ञात करा रहा हूँ कि हमको भविष्य में क्या पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे कार्य है। आप धीरे धीरे से पढ़ते जाएंगे, सब चीज हो जाएगा। अच्छा, ये है इसके प्रश्न उत्तर आ गए पूरे माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना। और ये दूसरा ये हमारा, अच्छा तीसरा आ गया। वाह, काफी अच्छा है। देखिए काफी अच्छा है, तीसरा यूनिट आ गया। कितना अच्छा है बताइए। अभी तक हमने देखा है पूरे कोशिका के बारे में, पहला यूनिट। दूसरा है उनके कोशिकांग क्या है, ठीक है। कोशिकांग कहने का मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या होते हैं उनको पूरा डिटेल करा है दूसरा यूनिट में। तीसरा है नाभिकीय संगठन। नाभिकीय संगठन क्या होते हैं और कोशिका का विभाजन क्या होते हैं? समसूत्री, अर्धसूत्री आपने सुना होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन क्या होते हैं। केंद्रक कोशिका द्रव्य से घिरा एक ऐसा रचना होता है जिनमें कोशिका विभाजन के समय गुणसूत्रों का उदय होता है, जो कि लक्षण का एक कोशिकीय पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण मतलब ट्रांसफर होते रहते हैं, जो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर होते रहते हैं। तो यहाँ पर डीएनए आरएनए होते हैं, है ना। आप जानते हैं कि यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, केंद्रक केंद्रिका होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि आपने इसको पढ़ा नहीं, इनको आपने तन मन धन से पढ़ा है भाई। बस आपको रिवीजन करना है। देखिए आप जूलॉजी में कितने अच्छे नंबर ला सकते हैं। काफी अच्छा है वीडियो, ठीक है। और ये डायग्राम जितना दिखा रहा है सबको आपको बनाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये दिया है मतलब आपको बनाना है, ठीक है, मेहनत करना है। सबको नहीं, लेकिन बहुत सारे डायग्राम हैं जिनको मेन मेन को आपको बनाना रहेगा।
अब आपको बोलेगा कोशिका द्रव्य का संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना बनाओ, है ना। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, तो उनको आपको संरचना को तो बनाना ही पड़ेगा ना। चलिए, ये पूरा आपका है केंद्रक के बारे में दिया हुआ है कि केंद्रक में क्या क्या पार्ट होते हैं, है ना। तो केंद्रक के यहाँ कार्य क्या है देखते हैं। यहाँ डीएनए आरएनए सभी चीज पाए जाते हैं। गुणसूत्र क्या होते हैं, जो क्रोमोजोम होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे आपने सुना होगा जो मनुष्य में जो क्रोमोजोम होता है ना, वो कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 22 जोड़ी जो होते हैं वो ऑटोसोम से होते हैं, जो उनके बॉडी में क्या करते हैं, उनके बॉडी के जो कायिक संरचना होते हैं उनको डेवलप करते हैं, उनको निर्धारित करते हैं। लेकिन एक जोड़ी जो होते हैं, 23वां जोड़ी जो होते हैं, वो उनके जेनेटिक मटेरियल को निर्धारण करने के लिए, मतलब उनके जेनेटिक गुण को बताने के लिए होते हैं, जैसे वो मेल होगा कि फीमेल होगा, उनको बताने के लिए होते हैं। मतलब एक एक तरह से ये आपके लिंग गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं कि कितना कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं ड्रोसोफिला में। यहाँ पर कितना पाए जाते हैं, 8 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 4 जोड़ी। टोड, मेढक, चूहा, खरगोश, इसमें कितना कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं उनको यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। मटर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं यहाँ पर बताए गए हैं। काफी अच्छा है। मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। गौरेलिया में कितना पाए जाते हैं आपका, 48। गोरिल्ला है ना, गोरिल्ला है। गाय में कितना पाए जाते हैं, 60। कबूतर में कितना पाए जाते हैं, 80। और देखिए तो यहाँ पर ये इसमें कितना पाए जाते हैं, 1700 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये ऐसा डायग्राम कोई नया नहीं है, पुराना है, आपने इसको देखा है। तो इसीलिए आपको एक लगेगा कि भाई हमने सब चीज को पढ़ लिया है, केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी अच्छा है आपके लिए। और मैं पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ आपको पढ़ाते जाऊंगा इस सब चीज को, ठीक है। और इसके लिए पूरा सेपरेट आपको वीडियो मिलेगा हर टॉपिक के लिए। और इस पर पूरा वीडियो रहेगा, ये प्ले लिस्ट में आपको मिलता रहेगा, है ना। और इनको हमको केवल समझना है, पढ़ना है, और डायग्राम तो बनाना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, और आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। हम लोग क्या है, केवल आपके लिए मार्गदर्शन है, केवल हम आपको बता सकते हैं कि बच्चों हम आपको एडवांस बनाना चाहते हैं, और एडवांस बनाने के लिए ही टीचर होते हैं। आप जहाँ कंफ्यूज होंगे वहां पर हम सपोर्ट करने वाले होते हैं, जो टीचर होते हैं। तो यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, तो ये न्यूक्लिक एसिड के बारे में आपको पढ़ना होगा। काफी अच्छा है। यहाँ पर केमिस्ट्री आपको देखने के लिए थोड़ा से मिल रहे हैं, ठीक है। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल यहाँ पर मिल सकते हैं, नीचे में डीएनए की संरचना है, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। नीचे में और मिलेगा इनका पार्ट जो दिखाई दे रहा है, आप देख पा रहे हैं। काफी अच्छा है, ये देख सकते हैं आप, वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका, हाँ, ये चेन स्ट्रक्चर है ऊपर, ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है आपका कुंडलित मॉडल है, कुंडली 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 स्ट्रक्चर, इसको आपने पढ़ा होगा। वाटसन और क्रिक का डीएनए मॉडल है। और यहाँ 4 गाफ के नियम क्या होते हैं उनको हमको बताना होगा, ठीक है। तो बच्चों ये तीसरा यूनिट चल रहा है, काफी अच्छा है। और बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर कर देंगे, हमको भी अच्छा लगेगा, तब तो हम आपके लिए अच्छे से वीडियो बनाएंगे, बताइए मुझे। और अगर आप कमेंट लाइक नहीं करेंगे तो हम क्यों बनाएंगे, बताइए। क्यों बनाएंगे भाई, नहीं बनाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई पेड क्लास चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छा चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, आप पूरा देखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा से, वीडियो को रोक के। ये थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, ठीक है। और ये भी है आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जीन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब वो पहनने वाला जीन्स नहीं है भाई, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं। एकदम अच्छा है। काफ़ी अच्छा नंबर आया था जिस टाइम हमने बीएससी किया था ये सब सब्जेक्ट पर। और काफ़ी आपको नॉलेज देगा। अब पढ़ना भी चाहिए हर बच्चे को। अगर जिनको जूलॉजी के साथ इंटरेस्ट है तो और इंटरेस्ट के साथ पढ़ें इसको, क्योंकि भविष्य में आपको एमएससी करना है कि इस सब्जेक्ट को आपको अच्छा करना होगा, तो वहाँ बहुत काम आएगा। ये पीडीएफ है इसीलिए आपको काफ़ी बड़ा लग रहा है बच्चों, है ना, ये कितना सारा है करके, लेकिन उतना बड़ा नहीं है अगर आप बुक पढ़ेंगे। और आजकल तो मार्केट में इतना सारा और चीज़ मिलते हैं, ये तो किताब है, बुक है। मार्केट में इतना सारा चीज मिलता है, परीक्षा बहुत परीक्षा सारे बच्चे पढ़ते हैं, तो उसमें छोटा छोटा मिलेगा, क्योंकि वहां पर कुछ प्रश्न को क्या कर देते हैं, काट देते हैं। उसी के अनुसार से हम लोग भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि वहां से बहुत सारे सवाल एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। पासिंग मार्क तो क्या, उससे अच्छा नंबर आते भी हैं, है ना। और पढ़ते भी हैं बच्चे लोग।
कोशिका विभाजन के प्रकार, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आपने स्कूल के लेवल में पढ़ा नहीं ना, देखा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने हर टॉपिक को पढ़ा है, देखा है, पूरा बेसिक है। आपका 11वीं 12वीं क्लास देखिए क्या होते हैं समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन। आपको मोटी मोटा एक नॉलेज आ गया आपके दिमाग में कि भाई हमको पढ़ना क्या है, और हम पहले से अपने कमर कस के रखेंगे कि अगला जो सेमेस्टर है वो एकदम इजी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चाहे आप कहीं के स्टूडेंट रहें, इंडिया के कोई भी कोने से अगर आप पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, बॉटनी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप देखते जाएं कि आपके टॉपिक में क्या क्या है। ये दोनों में अंतर है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन में अंतर है, दोनों में अलग अलग उनका फेस है, इनमें अलग अलग अंतर को बता रहे हैं। हाँ, इसको नहीं करना है, इसको नहीं करना है। चेक पॉइंट क्या होते हैं, नहीं, मैं वैसे आपको बताऊंगा जब मैं क्लास लेने स्टार्ट करूंगा इनका, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी तो फिलहाल हम सिलेबस देख रहे हैं ना इनका, ठीक है। हाँ, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और देखते हैं, और देखते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा हो ही गया। ये 3 यूनिट आपका पूरा कंप्लीट है। थोड़ा मैं फटाफट चल रहा हूँ रोक रोक के, ताकि आप चीज़ों को देख पाएंगे, ठीक है। अब ये बच्चों, ये तो तीसरा यूनिट कंप्लीट हो गया। अब ये है हमारा चौथा यूनिट। आपके एनिमल जो टिश्यू होते हैं, जंतु ऊतक क्या होते हैं, इनको सबसे पहले हमको समझना होगा कि जंतु कोशिका क्या होते हैं, ठीक है। ऊतक में कोशिकाएं, कोशाएं एक अंतर कोशिकीय पदार्थ द्वारा परस्पर जुड़ी रहती है। इस पदार्थ का स्त्रवण स्वयं कोशिकाएं, कोशिकाएं नहीं है, कोशाएं करती है, जिनको कोष्ठ हम लोग कहते हैं। यह निर्जीव तथा अर्ध तरल या जेली जैसे होते हैं, मतलब जो चिपचिपा पदार्थ आपके बॉडी से भी निकलते होंगे, आप देखे होंगे। तो ये पूरा टिश्यू के बारे में दिया है, और ये पार्ट काफ़ी अच्छा है, टिश्यू के बारे में आप काफ़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और ये चैप्टर आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। चलिए ये देखते हैं, ये हमारा है आपका चौथा यूनिट। ये देखिए पूरा टिश्यू के बारे में दिया हुआ है, आपने पढ़ा होगा, पूरा आपने पढ़ा होगा। उपकला ऊतक के कार्य क्या होते हैं, है ना। जैसे उपकला क्या कहते हैं, जैसे उपकला आपकी स्किन, स्किन के सबसे ऊपरी वाला भाग, समझ रहे हैं आप लोग। जैसे पेड़ पौधे के जो छाल होते हैं ना, वो उपकला होते हैं, उनके बाहरी भाग होते हैं जो उनके शरीर को क्या करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे यहाँ भी उपकला है, ठीक है। ये देखिए, ये क्या दिया है, अच्छा, यहाँ है आपका बहिस्रावी ग्रंथि, एक जो स्क्रीन, एक जो क्राइन ग्लैंड, क्या चीज होते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। ये आप देख पाएंगे तो इसका लैंग्वेज तो इजी रहता है आपका, हाँ, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से कर सकते हैं बच्चों। ये कौन कौन से हैं, पेट की ग्रंथि होते हैं, स्तन की ग्रंथि होते हैं, थोड़ा बता रहा हूँ, लार की ग्रंथि, और वसा में ग्रंथि होते हैं, और पसीने की ग्रंथि, ये सब बहिस्रावी ग्रंथि है, बाहर से निकलने वाले ग्रंथि है, ठीक है। बहिस्रावी ग्रंथि का कार्य प्रणाली को बताना है, काफ़ी अच्छा है। और अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होते हैं, एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर है अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो हार्मोन्स है एक तरह से, क्या क्या होते हैं। ये पूरा चीज़ आप पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। जो पीयूष ग्रंथि की संरचना और उनके कार्य को बताना, उनके देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन को बताना होगा। ऑक्सीटोसिन एक तरह से प्रसव हार्मोन्स होते हैं, जो जब कोई माता जो होती हैं अगर बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होते हैं, बच्चे पैदा करने के लिए वहाँ पर ये हार्मोन्स क्या करते हैं, उनको मदद करते हैं। अब देखते हैं कि असामान्य पीयूष ग्रंथि स्त्रवण तथा संबंधित रोग क्या होते हैं। बौनापन, ठीक है, जो बच्चा पैदा हो रहा है वो बौना हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका उपचार क्या है ये भी दिखाया गया है यहाँ पर, है ना। और ये देखते हैं अतिवृद्धि, किसी का अतिवृद्धि हो जाते हैं, अतिवृद्धि करने का मतलब जैसे फेस एकदम बड़ा हो जाते हैं, और हाथ पैर उम्र के साथ ना हो करके उनके उम्र के अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है, ठीक है, मतलब बचपन में ही उनके हाथ पैर काफ़ी बड़ा दिखाई देते हैं, है ना। इनको कहते हैं अतिवृद्धि, अतिवृद्धि नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और ये अलग अलग इनके और टाइप्स हैं, आप देख सकते हैं।
और कुशिंग सिंड्रोम, ये पढ़ते जाएंगे तो हमको क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, है ना, तो ये आप पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो को रोकते भी जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। थायराइड ग्रंथि की संरचना हमको बताना होगा, काफी अच्छा है ना। ये जड़वा मनता, है ना, ये भी एक तरह से रोग है। आप देख पा रहे हैं, इनकी बॉडी देखिए कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये बच्चे के विकास, जैसे कि सिर का स्थिर होना, ये सिर विकास नहीं कर पाते हैं, और 3 महीने के बाद बैठने लगते हैं और दांत निकलना स्टार्ट कर देते हैं 6-7 महीने में, और खड़ा होना स्टार्ट कर देते हैं, चलना और बोलना स्टार्ट कर देते हैं ये 12 से 18 महीने में। आदि को देर से करते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ क्या करते हैं, देर से करते हैं बोल रहे हैं। दांतों और हड्डियों में असामान्यता दिखाई देने लगते हैं। त्वचा मोटी हो जाती है और शुष्क झुर्री झुर्रीदार हो जाती हैं, ये इसके लक्षण है। अब इसको देखते हैं, गुल रोग कैसे होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं गुल रोग कैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, और ऐसा तो है नहीं आजकल, बड़ा जो टाइम है एडवांस टाइम है, काफ़ी अच्छा टाइम है आज का टाइम, जो इसलिए क्योंकि आज का टाइम एडवांस टाइम है। यस ना, एडवांस टाइम करने का मतलब, अगर आप जो भी चाहेंगे, जिसके बारे में नॉलेज लेना चाहेंगे, तो आपके यूट्यूब के माध्यम से आप देख सकते हैं। यूट्यूब में इतने सारे चीज़ डले हुए हैं। ये और अलग अलग रोग हैं, थायराइड ग्रंथि की असामान्यता रोग हैं, काफ़ी अच्छा है, देख सकते हैं। सभी अच्छा है इसमें, हर चीज़ को आपको कम से कम इसमें ये 70% चीज़ को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एडिसन रोग है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं एडिसन। क्रूसिंग सिंड्रोम है, यहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर इनका देख सकते हैं, है ना। एंड्रोजेनेटाइल सिंड्रोम, ये देखिए आप, ये पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मादाओं में नर के समान दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज की भारी होना, ये सब लक्षण है ना। कुछ महिलाएं हैं जिनमें थोड़ा बहुत दाढ़ी मूंछ दिखाई देने लगते हैं, आप देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये चौथा यूनिट भी आपको मोटी मोटा आपको नॉलेज में आ गया। ये देखिए जनत क्या होते हैं, गोनेट्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरॉन आप पढ़े होंगे, एंडोस्टेरॉन पढ़े होंगे, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब सेक्स हार्मोन्स होते हैं, है ना, जो नर और मादा दोनों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं अलग अलग पार्ट, यह दिया हुआ है संयोजी ऊतक है। ठीक है, ये आपको 200 पेज के आसपास मिलेगा। देखिए हमने 200 पेज को पीडीएफ बनाने के लिए कितना मेहनत किया है, और ये सिर्फ आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, ताकि आप जैसे स्टूडेंट आगे बढ़ें। हमारा उद्देश्य वही है कि आप काफ़ी मेहनत करें, और मेहनत के दम पर आप अपने जीवन में अच्छा करें। जो कनेक्टिव जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, तरल जो संयोजी ऊतक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग इनके टाइप से दिए होते हैं। और यहाँ पर कुछ और कणिकाएं हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं अलग अलग इनके। और यहाँ है लसिकाव, क्या होते हैं, उनके अंग को आपको बताना होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा फिर और बचा है, मैं थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूँ आपको, ताकि हमारा वीडियो 25-30 मिनट में ये कंप्लीट हो जाए। पील्हा क्या होते हैं, इनको आपको बताना होगा, काफ़ी अच्छा है। वसा संयोजी ऊतक क्या होते हैं, इनको हमको बताना होगा। और देखते हैं, हाँ पेशी ऊतक क्या होते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कंकाल के बारे में दिया हुआ है पूरा, अच्छा है। पेशीय संकुचन क्या होते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैव रासायनिक संगठन, अच्छा, ये ज़्यादा नहीं करना है, ये तो आने लायक प्रश्न नहीं है ना। हाँ, इसमें से मैंने आपको बताया ना, 70% चीज़ को आपको अच्छे से कवर करनी है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर आप सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं बच्चों, तो आपको परसेंट 70 से ऊपर आना चाहिए। अगर कम आ रहा है तो कोई मतलब का नहीं है ना। तो ये है हमारा, ये लास्ट पार्ट है, आप देख सकते हैं। आपको इतना बात तो समझ में आ गया कि पहला यूनिट में क्या दिया हुआ है, दूसरा यूनिट में क्या दिया है, तीसरा में क्या दिया है, और कितना पढ़ना है, कितना कितना इसका आंसर होगा वो देखेंगे। न्यूरॉन क्या चीज़ होते हैं, जो तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, न्यूरॉन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, आपका न्यूरॉन के स्ट्रक्चर आपको बताना है, ये तंत्रिका तंत्र कैसे फॉर्म करते हैं, इनको हमको बताना है। तो इस तरह से बच्चों ये न्यूरॉन का पार्ट दिया हुआ है, अच्छा भी है। ये देखिए, काफ़ी मेहनत के बाद ये वीडियो कंप्लीट हुआ है ये आपका, और ये मैंने सिलेबस आपको पूरा बताया जूलॉजी का। तो चलिए बच्चों, ये वीडियो कंप्लीट हो गया आपका। ये
पूरा सिलेबस को हमने देखा, काफ़ी अच्छा है। देखिए मैंने कितना मेहनत किया है, आधा घंटा 40 मिनट में मैंने पूरा पीडीएफ को बनाया ताकि आप अच्छे से उनको पढ़ सकें, कवर कर सकें, है ना भाई, ताकि इस तरह की चीज़ को आप अच्छे से कर सकें। काफ़ी अच्छा है बच्चों, आपको मोटी मोटा नॉलेज भी मिल गया कि आपको टोटल चारों यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। जो पहला आपका यूनिट है पूरा कोशिका के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद जो यूनिट है उनके कोशिकांग के बारे में है, फिर उनके टिश्यू के बारे में दिया हुआ है ना। तो ये सब चीज़ दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा भी है। तो इस तरह की चीज़ों को आप करिए, पढ़िए, समझिए, और पहले से आप एडवांस रहिए, पहले से आप तैयारी करके रखिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, है ना। ऐसा नहीं कि सेमेस्टर का जो पेपर है 1 महीना बचा है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या पाते हैं, बहुत ज़्यादा धोखा पाते हैं जीवन में, ठीक है। ये देखिए मैं पूरे स्टार्टिंग में आ गया, ये देखियो, ये आपका पहला यूनिट है, दूसरा यूनिट, तीसरा, चौथा, चारों के चारों यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है। पहला वाला पार्ट आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अतिरिक्त नाभिकीय कोशिकांग दूसरा को भी नहीं छोड़ना है और चौथा को नहीं छोड़ना है। पहला, दूसरा, चौथा को आपको सबको पढ़ना है। नाभिकीय संगठन और कोशिका का जो विभाजन, यही पार्ट आपका थोड़ा फिर टफ है, बाकी सभी पार्ट हमारा क्या है, एकदम इजी है। चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने काफी अच्छे ढंग से समझा, सिलेबस देखा कि ये चारों जो हमारा यूनिट है उसमें क्या क्या दिया हुआ है। जंतु विज्ञान का है ये। अगर धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे तो मुश्किल से 1 महीना में ये पूरा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो जूलॉजी बॉटनी है उनका भी हम लोग देखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। केमिस्ट्री मेन सब्जेक्ट है, उनको भी हम अच्छे से देखेंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप कुछ नया कर सकते हैं। तो हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी आपके फ्रेंड है उनको आप शेयर कर दीजिएगा। और प्लीज़ आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना चैनल को, ताकि इस तरह से जो भी वीडियो रहेगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा वीडियो, ठीक है। मुश्किल हो जाएगा, फिर ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट आप जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू।